गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक चल रहा है? उम्मीद करते हैं पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। चलिए जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए। जो लोग आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करें। आज हम लोग एनटीपीसी की अगली सीरीज़ पे चलेंगे। क्लास नंबर 8 है, ये 8वीं क्लास है। क्वेश्चन हमने आपको पिछले बताया था 192 क्वेश्चन तक हुआ था, आज 193 से चलेगा 193। इसके पहले हम लोग 192 क्वेश्चन सीरियल वाइज हल कर चुके हैं, ठीक है ना। सीरियल वाइज हल कर चुके हैं। आज हम लोग 193 क्वेश्चन से चलेंगे, ठीक है ना। सभी लोग तैयार हैं? कॉपी कलम ले लिया है ना? अपने दोस्तों में सब लोग को शेयर करें। जो लोग आए हैं लाइव वो लोग वीडियो को लाइक करें, ठीक। जो लोग आज पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो क्लास से जुड़े हैं, वो लोग इसकी पिछली क्लास अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसकी पिछली क्लास 7 क्लास हो चुकी है, 8वीं क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन सीरियल बाय सीरियल हो रहा है, जो एनटीपीसी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। आज इसका 30 मार्च 2016 सेकेंड मीटिंग का पेपर है, जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सवाल पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, जल्दी से बताइए सब लोग। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, पढ़ाया गया है। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है, जल्दी से बताइए। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है और उसका संख्या का रेशियो दिया गया है, संख्या का योग पूछ रहा है ना। तो यहाँ से कुछ करना नहीं है। एलसीएम बराबर क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है क्या? एचसीएफ इंटू रेशियो का गुणनफल 2:3 ना। अब इसका दिया गया है 78 बराबर होगा, इसका मान दिया, अब निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। 2 तिहाई 6 डिवाइड हो जाएगा, 13 छंग 78। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 78 आ जाए, सॉरी 13 आ जाएगा ना। इसका एचसीएफ 13 आ जाएगा, यानी मासा 13 आ जाएगा, तो संख्या तो आ ही जाएगी ना। एक संख्या 13 गुणे 2 होगी और दूसरी होगी 13 गुणे 3 होगी। योग निकालना है तो डायरेक्ट निकाल लो। 13 दूना 26, 13 तिया 39, जोड़ लेंगे 65। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों का योग है। रेशियो कितना है? 5 है। 5 रेशियो गुणे 3 बराबर 65 भी कर सकते थे। ऐसे दोनों तरीके से लगा सकते थे। ऑप्शन कौन सा सही है? चाहे संख्या निकाल ले और चाहे दोनों का रेशियो काउंट कर ले, तब भी आ जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला, नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। ट्रेन का है सवाल। जल्दी से बताइए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए सब लोग। कमेंट आ रहा है सब लोगों का? कमेंट आ रहा है, ठीक। चलिए कुछ करना नहीं है। 72 की स्पीड से 15 सेकंड में कितनी दूरी करेगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, सबको पता है। तो चाल हमारी 72 है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा होगा, समय 15 सेकंड है।
18 चौक 72, 5 चौक 20 गुणे 15, 20 गुणे 15 कितना हो जाएगा 300। उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 300 मीटर। कितना आएगी 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। चाल को चेंज करेंगे क्योंकि चाल अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय घंटे में होना चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। जल्दी से बताइए। कुछ करना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। कुछ समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। देखिए यही कहते हैं ना, रिवीजन हो जाता है, पूरे मैथ का रिवीजन होता है प्रैक्टिस सेट हल करने से। बस यहाँ पे मेंसुरेशन हो, चाहे टेक्नोमेट्री हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे जो भी हो, और भुजा दिया है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, या 4 गुणे 4 कर सकते हैं। 4 से 4 कट गया, √4 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग यूनिट दिया ना, इकाई तो दिया नहीं तो वर्ग यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। यही हमने आपको बताया ना, इसीलिए आप इस तरह के सवाल को अगर हल करते हैं तो पूरा मैथ पर डे रिवीजन में आता है, पर डे रिवीजन में आता है, चाहे जो भी हो। तो यही चीज़ है, इस क्लास को तो ज़रूर करना चाहिए कि आपको इस दो मैथ पर डे आप मैथ की क्लास कर रहे हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है आपको लिए। क्योंकि एक आप थ्योरम पढ़ रहे हो, नियम पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पूरे एक चैप्टर वाइज चैप्टर कर रहे हो, यहाँ आप पूरा रिवीजन कर रहे हो। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से अगर रिवीजन है तो चाहे जो भी है, जो पीछे बातें हम लोग पढ़े हैं उसको चाहे आप देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट में रहा हो, ठीक है, आप इस सवाल को लगाइए। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सारे आप चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और रिवीजन भी करते रहो। पिछले जो पेपर चैप्टर पढ़ के आए हो उसका सवाल अगर मिलता है तो समझ लीजिएगा रिवीजन में जा रहा है, कि जो सवाल, जो कॉन्सेप्ट, जो नियम पढ़े थे वहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। जैसे इसे देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज 2000 रुपये मिलता है। यदि इसी धन को सदराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो तो प्रभावी ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछ रहा है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है ना। तो कह रहा है 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है। यदि इसी धन राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ पे बात समझिएगा, अगर यही चीज, अगर ब्याज की दर, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझना है कि अगर यही चीज चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया जाता तो कितना मिलता। तो यहाँ पे आप नोटिस ये करिएगा, थोड़ा सा हमें लगता है कहीं मिसप्रिंट हुआ है। ब्याज की दर यहाँ 5% होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर 5% होती ब्याज की दर, ठीक है, क्योंकि 21% हो जाएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ना। या तो हो सकता है कि 2 सालों में 10% पाता हो, ये भी हो सकता है इसमें सवाल में, कि निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। वार्षिक लिखा है तो 2 साल के लिए गलत है यहाँ, या तो यहाँ 5% करे, या तो फिर ध्यान रखिएगा 2%, जो 10% दिया गया है उसको 5% करे, या फिर ये 2 साल में 10% पाता हो। तो इसका ब्याज की दर अगर 5% हो जाएगी तो 2 साल में उसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा। यहाँ तो पैसे का कोई रोल ही नहीं है। तो आपको ये पता है कि ब्याज की दर 10% तो मिलेगी, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिलेगा, ब्याजों का ब्याज मिलेगा। तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, 10.25 और मिलेगा। तो यानी उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10.25। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही है। बोलिए भाई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला देखिए, फटाफट बताइए।
जल्दी से बताइए भाई। इसका गुणनखंड करना है, समझ रहे हैं ना। इसका गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 बराबर 0 हो तो कह रहा है एक्स की दोनों वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे ऐसा गुणनखंड करना है 17 का कि गुणनफल क्या आए 72 आए और योग 17 आए। 17 यानी 8 गुणे 9, 9 8 17, 8 9 72, यानी एक एक्स की वैल्यू 9 और दूसरी 8 आएगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में वैल्यू आएगी ना, यानी एक एक्स प्लस 8 आएगा, 9 आएगा, एक एक्स प्लस 8 आएगा। और दोनों की जब एक्स की वैल्यू फाइंड की जाएगी दोनों नेगेटिव हो जाएगी, -9 और -8। ठीक है ना, बात यहाँ ध्यान में रखिएगा। पक्षांतर लगेगा ना, इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, पक्षांतर करेंगे दोनों वैल्यू माइनस में आएगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, बात समझ में आई। क्योंकि ये प्लस में टूटेगा ना, यही तो टूटेगा 9x प्लस 8x प्लस 72 एक्स स्क्वायर है ना, प्लस यही तो x कामा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 9 और यहाँ प्लस 8 कामा लेंगे तो x प्लस 9। ठीक है ना, एक ब्रैकेट में x प्लस 9, एक ब्रैकेट में x प्लस 8, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिए, फटाफट बताइए भाई। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? समर्थन नहीं करती है। कोशिश करिए यहाँ पे, जल्दी जल्दी कोशिश करिए। बिल्कुल देखिए, रिवीजन क्लासेस में आपको बिल्कुल मिल रही हैं, आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह के आप लोग के सारे सवाल, सारे चैप्टर से सवाल आपको मिल रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं, तो बड़ा आसान सवाल था। अगर हम पोते की उम्र अगर 1 रेशियो मान लेते हैं तो दादा की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 रेशियो, यही तो कह रहा है, यानी 5:1 इसी रेशियो में तो बनेगा दादा और पोते की। ठीक है ना, यानी दोनों का योग कितना? 6। जो संख्या 6 की गुणज होगी वो तो बनेगी, और जो 6 की गुणज नहीं होगी वो तो नहीं बनेगी। तो ये तो नहीं बनेगी ना, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, ये भी बनेगी। तो यहाँ से पूछ रहा कौन नहीं बनेगी, तो ऑप्शन कौन सही है? 6, क्योंकि जो संख्या 6 से गुणज नहीं होगी या 6 से विभाजित नहीं होगी वही उनके पोता और दादा की उम्र का योग नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर जो भी होगी वो इन्हीं की गुणज होगी, जो भी दादा की उम्र या उनकी होगी इनकी गुणज ही तो बनेगी, और गुणज का मतलब यही दोनों का योग है। समझ में बात आई? यही चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान देना है। चलिए आज अगला देखिए, फटाफट बताइए भाई। हर टाइप का सवाल मिलता रहता है, हर टाइप का आपको मिलेगा इसमें। तीन बाढ़ग्रस्त राज्य हैं ABC को 376 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में दी जानी है। C के कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? इसको आप रेशियो में बनाएंगे तो 1/3, रेशियो 1/4, रेशियो 1/5। आपको यहाँ पे बात देखिएगा कि जो भिन्न होता है वो रेशियो भिन्न में नहीं होता है। तो इसका हम लोग इसका सरल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 को 3 से भाग देंगे 20 आ जाएगा। 60 को 4 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। 60 को 5 से भाग देंगे 12 आ जाएगा। ये इनके रेशियो का अनुपात है, यानी इसी अनुपात में इस पैसे का बंटवारा होना है 3,76,000 का, 376 करोड़ का। अब यहाँ पे बात देखिए, तीनों का रेशियो में योग कितना है, जोड़ लेंगे। 47 रेशियो की वैल्यू दिया गया है 376 करोड़ के, और पूछा किसका? सी का। तो 12 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 376/47 इंटू 12, 8 बार जाएगा ना। ये कैसे जाना? 8 7 56 एक आएगा, कटेगा जरूर। तो 12 8 96, 8 7 56 के 6, 8 4 32, 5 37 कट गया, 12 8 96। 96 करोड़ रुपए सी को मिलेगा, सी राज्य को मिलेगा। 96 करोड़ मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आना?
भिन्न में अनुपात नहीं होता, इसको हमने बदल दिया। चलिए अगला सवाल देखिए। कॉस -780 डिग्री का मान बताना है। इसके पहले वाली क्लास में हमने इस पे चर्चा किए थे एक बार, समझ गए ना? इस पे हमने चर्चा एक बार किया था इस सवाल के बारे में। बहुत ही आसान सवाल होता है, इसको फैक्टर नियरेस्ट वैल्यू होती है, क्योंकि 780 की वैल्यू थोड़ी ना बताई जाती है। अब यहाँ पे देखिए कॉस माइनस इसको लिख सकते हैं, 780 को लिख सकते हैं 2 गुणे 360 प्लस 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई? अब इसका मान तो 0 हो जाएगा, ख़त्म, क्योंकि एक चक्कर लगाने 360, 2 चक्कर लगाए 720, ख़त्म। यानी हमें कॉस -60 डिग्री की वैल्यू बताना है। कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। माइनस लगा इसलिए -1/2, -1/2। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। बताइए भाई। 360 पे प्रॉस्पेक्टली जो भी नंबर्स होंगे वो 0 बन जाएंगे। अगर सपोज करिए 1100 पूछे तो 36, 1100 अगर पूछ रहा है तो 1125 पूछता है, मान लीजिए 1125 पूछता है इसमें। ग्यारह सौ 25 पूछेगा तो इस 11 को 25 को लिख सकते हो 1080 प्लस 45 लिख सकते हो ना। 1080 मतलब 36 360 का गुणज है ना, ये इससे 0 हो जाएगा। साइन 45 का मान बताना है या कॉस 45 का मान बताना है, टेन 45 का मान बताना है। मतलब कोई भी थीटा हो, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू पता होती है वो कितनी तक पता होती है? 90 डिग्री तक पता होती है। उसके बाद की डिग्री बताने के लिए इसमें आपको चीज़ से क्या करना पड़ेगा? ये फैक्टर करना पड़ता है। 270 से भी आता है, 90 से भी आता है, 180 से भी आता है, सब आता है। ये आपका एक 4 चतुर्थांशों में बढ़ता है ना। ये इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहीं भी वैल्यू में नेगेटिव होती है। पहला चतुर्थांश जो होता है हमेशा ऑल पॉजिटिव होता है। चलिए अगला देखिए। 30 पुरुष किसी कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को दुगने को कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, दुगना कार्य है। इंपॉर्टेंट लाइन देखिएगा, दुगुना कार्य है। अगर कार्य दुगुना है तो समय भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब 30 पुरुष 80 दिन में करते तो 30 गुणे 80। अब उसी कार्य को कितने लोग करना? 20 लोगों को करना, 20 से भाग दे देंगे तो 20 × 80 120 आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वही काम 120 दिन में करेंगे, लेकिन उसका दुगुना कार्य हो जाएगा तो डबल हो जाएगा समय ना, 240 दिन में। दुगुना कहेगा तो 240 दिन में। ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। समझ गए? समय दुगुना लगेगा। अगर वही कार्य पूछा होता तो इसका ऑप्शन 120 होता, लेकिन कार्य डबल है तो समय भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला। रेंज, बहुलक और माध्यिका बतानी है। बहुत ही सब सवाल इसमें आ गया। आपको रेंज भी पता होना चाहिए, बहुलक भी पता होना चाहिए, माध्यिका भी पता होना चाहिए। फटाफट बताइए। इसमें रेंज मतलब होता है अधिकतम और न्यूनतम के बीच का डिफरेंस। बहुलक मतलब होता है जो पद सबसे ज़्यादा बार आया हो। माध्यिका मतलब है बीचवा पद, यानी यनवा पद का जो मध्य पद है वही उसकी माध्यिका होगी, ऑर्डर में लिखकर। अब देखते हैं, रेंज निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा पद क्या है? 21 है। सबसे छोटा पद क्या है? 12 है कि नहीं है? 12 तो है। हाँ, 21 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। यानी इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है, लगा दो फटाक से। क्या करना है? 1 ऑप्शन बनाया, रेंज तो एक में 8 दिया, एक में 6 दिया, एक में 5 दिया, एक में 9 दिया। ऑप्शन नंबर पहला उत्तर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं। माध्यिका भी निकाल सकते हो और बहुलक भी निकाल सकते हो। बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा पद क्या आया है। अब सबसे ज़्यादा पद क्या आया है? क्या आया है? 13 आया है। 13 यहाँ भी आया है, 13 यहाँ भी आया है, 13 यहाँ भी आया है, तो इसका बहुलक 13 होगा। इसमें भी सही है। माध्यिका 14 होगी। आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने कहा ना ऑप्शन से बन गया सवाल तो दिक्कत नहीं है। अगर आप माध्यिका निकालना भी चाहते तो इसको ऑर्डर में लिखते, पहले बता दे रहे हैं सवाल समझने के लिए। 12 13 13 13
3 बार आया है ना, फिर 14 एक ही बार आया है, 15 एक बार आया है, 16 एक बार आया है, 18 एक बार आया है, 21 एक बार आया है। 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 है ना। इसका बीच वाला पद क्या हो जाएगा, इधर से 4 इधर से 4, बीच में क्या है 14, यानी इसका क्या होगा, माध्य का 14 होगा, वही दिया भी गया इसमें, देखिए कोई ज़रूरत नहीं, सब निकाल सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन से रेंज से ही ऑप्शन बन गया तो बात ही ख़त्म थी, वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। चलिए अगला, फटाफट बनाइए सवाल को, बहुत ही इजी सवाल है, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई। वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु P A पर और स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर ही स्पर्श करते हों, ये 2 सर्किल हो गई, एक ही बिंदु पे स्पर्श करें, ठीक है, ये इसका। अब ये ए वृत्त पे कोई P बिंदु है, ये मान लेते हैं, इस B वृत्त पर Q, ये A वृत्त है, ये B वृत्त है, इस पर हम Q बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से बात समझिए, तो कह रहा है P और Q के बीच की अधिकतम लंबाई यही तो हो गई, सबसे बड़ी लंबाई यही में बनेगी। अब ये देखिए वृत्त का यही, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 चौक 16 यूनिट, कितनी हो जाएगी 16। दोनों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी 16 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ये इसका व्यास है, ये भी इसका व्यास है, दोनों के व्यासों का योग भी कर सकते हैं। अगर इसकी त्रिज्या 4 है तो इसका व्यास कितना होगा 8, दोनों का व्यास कितना हो जाएगा 16। खत्म सवाल। चतुर्थानुपाती बताना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सवाल है। चतुर्थानुपाती बताने के लिए कुछ करना नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से बताइए भाई सब लोग। चार और 8 7 का चतुर्थानुपाती कमेंट करके बताइए भाई सब लोग। बहुत लेट आप लोग लाइव आते हो, आधे सवाल निकल जाते हो, रिमाइंड करके देखते हो, ऐसा मत करिए आप लोग। सवाल की पूरी सवाल का समय तो सही है, पढ़ने का समय 7 से 8 तो आराम से पढ़ सकते हो, उसमें भी आप लोग कोताही बरतते हो। चतुर्थानुपाती का मतलब है दूसरी गुणे तीसरी बटा पहली, तो दूसरी कितनी है 8, तीसरी कितनी है 7, पहली से भाग दे दिया, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, चतुर्थानुपाती 14 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ख़त्म सवाल। कितना देर लगेगा 5 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज़्यादा सवाल थोड़ी ना लगेगा। क्वेश्चन नंबर 205 बताइए, फटाक से बताइए भाई। बहुत ही इजी सवाल है, बोट और टीम और बोट का है, स्टीम और बोट का सवाल है। जल्दी से बनाइए। एक आदमी की न्यूनतम गति कह रहा है, धारा की दिशा में 41 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध उसकी चाल क्या होगी। पहले उसकी क्या निकाल लेंगे हम, शांत जल में चाल। जब वो धारा की दिशा में जाता है, शांत जल में चाल, शांत चाल हो जाएगी, शांत जल में उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात आपको ये समझना है कि जो उसके धारा के शांत जल में चाल क्या होगी, धारा की दिशा में जब जा रही है, धारा की दिशा में चाल जा रही है, तो उसकी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ये वेग जो है उसकी स्पीड 4 है। तो इसका मतलब धारा की दिशा में उसकी चाल जुड़ी हुई है, 21 में 4 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ी हुई है। अगर 21 में से 4 घटा देंगे तो शांत जल में चाल आ जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये इसका ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसकी चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में चाल पूछा है ना, और हमसे पूछा है विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में आपको बताने के लिए क्या करेंगे, आप
विपरीत दिशा में आपकी चाल क्या होगी, तो विपरीत दिशा में चाल हो जाएगी धारा की, यानी क्या करेंगे आप, नाव शांत जल में नाव की चाल को धारा की चाल से घटा देंगे, तो आ जाएगा 17 में से 4 जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विरुद्ध उसकी चाल क्या होगी 13, धारा की दिशा में उसकी चाल क्या होगी 21, दिया ही है। शांत जल में चाल क्या होगी, शांत जल में 17 है और धारा का वेग 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर देखिए 17 भी ऑप्शन में बनाया था, वो जानता था कि हरकत करोगे यहाँ से बन जाएगा ऑप्शन में, इसलिए एग्जामिनर हर तरह से आपका टेस्ट करता है और हर तरीके से वहाँ सोचता है कि आप सवाल को गलत बनाएं, इसीलिए ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला, फटाफट बताइए भाई, कमेंट करके बताइए सब लोग जल्दी से। 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई है, इनमें से सिल्क में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त दी जाती है, तो छूट का कुल प्रतिशत कितना होगा। जल्दी से बताइए भाई, कुछ करना नहीं था इसमें, लगाने 1000 रुपए का कोई यूज नहीं है। 3 पतलून खरीद के लाते हो तो उसमें एक फ्री मिलती है ना, एक फ्री मिलती है, तो एक की छूट कितने पर, 3 पर, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 33 सही, 3% ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या करना था, कुछ करना दिए, पैसे देने के लिए उल्लू बनाया था, पैसे का कोई रोल है नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, एलसीएम बताना है इसका, 12, 18, 21, 28 का एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने का तरीका बताया था हमने, कोशिश करिए, कोशिश लगाइए, जल्दी से बताइए। 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा। कुछ करना नहीं इसमें, देखिए 12, 18, 21 और 28 में सबसे बड़ी संख्या 28 है। अब देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम। अब इसमें देखिए 28 तो 28 से डिवाइड हो जाएगी। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, वही इसका एलसीएम है ना। तो 28 अगर हमने मान लिया कि 28 इसका एलसीएम है, तो 28 तो 28 से कैंसिल हो जाएगा, वो तो बात समझ में आई। लेकिन 28 से 21 नहीं कटेगा, 28 को 21 नहीं काट पाएगा, तो 21 और 28 में कौन सा नंबर का मान है, 7। तो इसमें क्या बचा है, 3। इसका मतलब है अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या 21 से भी कट जाएगी। बात समझ में आई। अब देखते हैं 18 से, तो 18 इसमें क्या है, 2, 6 है ना, इसमें 2 है और इसमें 3 है, तो 6 है, तो 6 कॉमन दोनों में है, इसका मतलब अभी इसमें कितना जरूरत है, 3। एक 3 से और गुणा करा देते संख्या 18 से भी कट जाएगी। बात समझ में आ रही। अब 12 से देखते हैं, तो 12 से क्या है, 12 से तो इसमें 12 में 6 है और 2 है, और 6 2 यहाँ पे हो जाएगा ना, यहाँ से 6 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, इसका मतलब इसका ये संख्या कट जाएगी। ठीक है, इसमें 4 भी है 3 भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये संख्या मतलब यही इसका एलसीएम है। ये संख्या जो आई है, ये संख्या 12 से भी कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी, 21 से भी कट जाएगी, 28 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे 28 गुणे 6, 3 त्रिक का 9, 9 72 के 2, 9 दूनी 18, 18 7 25। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ, पढ़ाया गया है एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका हमने आपको बताया है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से सारा बताया गया। चलिए अगला चलते हैं। 2 रेखाओं के बीच का समीकरण दिया गया है, तो कह रहा है y की वैल्यू दिया है, एक y बराबर x प्लस 22 के और एक y बराबर 2x प्लस 10 के। x की कौन सी वैल्यू रखी जाए कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए, तो ये y इक्वल टू बराबर दिया गया है, तो कुछ करना थोड़ी ना है। इसका मतलब साफ हो गया है कि x प्लस 22 बराबर है 2x प्लस 10 के। पक्षांतर का नियम लगेगा, x इक्वल टू बराबर 12 आ जाएगा कि नहीं, x इक्वल टू बराबर 12 आ गया। तो y की वैल्यू पूछ रहा है, ये x की वैल्यू आई, तो y इक्वल टू बराबर चाहे यहाँ रख दो चाहे वहाँ रख दो, 12 दूना 24, 10 34, या फिर 12 और 22 कितना हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। फास्ट तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में बातें आ रही है ना, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला, चलिए कोशिश करिए भाई।
फटाफट बताइए। tan थीटा बराबर 5/12 हो तो cos थीटा प्लस tan sin थीटा प्लस tan इंटू कॉट थीटा का वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज के रूप में रोज पर डे सवाल आ रहा है, पर डे टेक्नामेंट्री के सवाल बहुत इजी सवाल आ रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है। tan थीटा बराबर 5/12 दिया है ना। अब आप यहाँ पे बात को एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब 12 है, आधार सॉरी लंब 5 है, लंब क्या है 5 है, लंब 5 है, आधार कितना है 12 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, निक्के कितना हो जाएगा 13। पाइथागोरस प्रमेय से ना जितनी तो बात समझ में आई होगी। और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कॉस थीटा का मान मतलब 12/13 होगा, साइन थीटा का मान 5/13 होगा और प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, तो ये मान रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हर दोनों का बराबर है तो यह जाएगा 17/13 प्लस 1। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 13 हो जाएगा, 13 एकम 13 17 कितना हो जाएगा 30, 30/13, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। बोलिए भाई कहीं से दिक्कत है। अरे त्रिभुज के रूप में अगर ऐसे भी सत्य ना, लाल बटा कक्का होता ना, यल रहता है वो, लाल नहीं, लाल बटा कक्का, ये लाल बटा कक्का यानी ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। साइन कॉस टैन तो जाहिर सी बात सेक का उल्टा हो जाता है। इस टैन साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी उल्टा, ठीक है, वो काक बटा लाल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, परिसर बताना, रेंज, रेंज बताना है, रेंज, परिसर, रेंज या परिसर एक ही बात है। जल्दी से बताइए भाई। 12, 11, 18, 28, 19, 13, 19, 18 का रेंज बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 28 ही तो दिख रही है। सबसे बड़ी 28 है, सबसे छोटी क्या है 11 ही है ना। सबसे छोटी क्या है 11, 28 में से 11 घटा दो कितना आएगा 17, खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, खत्म। चलिए अगला, पचपन वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अर्जित 10% हो, तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। कह रहा है 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो ताकि उसे 10% का लाभ हो। बात समझिएगा, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो इसका वैल्यू 55 से कम ही आएगी। तो ये दो ऑप्शन गलत ही है, ठीक है। 55 भी गलत होगा क्योंकि 55 बेचेगा फ़ायदा होगा नहीं। इन्हीं में से दोनों में से एक चाहे चेक कर लो, ऑप्शन चेक करके चेक कर लो। 50 रखोगे, 50 की x की वैल्यू 50 होगी तो 55 में बेचोगे, खरीद कर 50 बेचोगे तो 5 का फ़ायदा होगा। 50 पर परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ऐसे भी लगा सकते हो। यानी राइट आंसर आ गया ना, 10% तो हो रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 50, ठीक है ना। अगर आप इसकी वैल्यू मान कर लगाएंगे तो फिर वो लेंदी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। अब इसकी आप 50 अगर एक्स की वैल्यू मान के लगते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स बटा एक्स गुणे 100 बराबर होगा किसके 10% के। ये फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके एक्स की वैल्यू आएगी। वो लेंदी हो जाएगा, क्या मतलब है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये चीज़ें इसको इस मेथड से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला, जल्दी से बताइए। एफ के पास नोटों की एक निश्चित संख्या है जिसका मूल्य वर्ग निश्चित है। 9
का एक रुपए के 9 हैं, 5 रुपए के 5 हैं, 10 रुपए के 6 हैं, 20 रुपए के 7 हैं और 50 रुपए के 8 हैं, 100 रुपए के 9 हैं। जल्दी से बताइए भाई। आ गया ना? कमेंट करके बताते रहिए भाई। नौ गुणे 1 9 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 10 60 हो जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 140 हो जाएगा, प्लस 400 हो जाएगा, प्लस 900 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप चाहो तो इसको डिजिटल सम से भी लगा सकते हो। ठीक है ना? डिजिटल सम से भी लगा सकते हो। कैसे? इसको जोड़िए, 9 ख़त्म, 4 5 4 9 ख़त्म, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4 आएगा। जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही सही होगा। तो यहाँ 5 5 10, 10 2 12, 1 13, 4 आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। 5 4 9 ख़त्म, 7 ये तो नहीं होगा, 9 ये ख़त्म हो गया, 4 3 7 1 8 ये भी नहीं होगा, 4 3 7, 5 4 9 3 7, 4 आ रहा है ना इसका दोनों का 4 आ रहा है। यही दोनों में से एक आंसर सही है। ठीक है ना? दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है चेक करना पड़ेगा डिजिटल सम से। तो 9 4 1300, 1440, 1500, 1534, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डिजिटल सम से देखिए 2 ऑप्शन बना सकते हैं आप। ये सवाल देता है कभी कभी 2 ऑप्शन। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया भी था। चलिए अगला, इसको और वही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। भिन्न में बनाने से देखिए इसकी वैल्यू बहुत लंबी जाएगी। ठीक है ना? इसके लिए आप देखिए अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास मौका है एक सवाल बनाने का। देखिए इसमें सारे नंबर वही हैं, अल्टरनेटिव रिपीट होके आ रहे हैं। तो 4/5 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, 0.8 ना, 4/5 यानी सबसे बड़ी संख्या लिखी जाएगी 4/5। तो ये तो ऑप्शन में गलत है, ये भी गलत है, इन्हीं में से दोनों में। दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3/4, 3/4 इसमें लास्ट में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4/5 को हमने परसेंट बना लिया, 80% आया। 3/4 को हमने परसेंट बना लिया, 75% आया। जिसका मतलब ये बड़ी है, फिर इससे छोटी ये है, फिर उससे छोटी ये है। तो 2 ऑप्शन से चेक कर लिया, ऑप्शन ख़त्म हो गया। आपको पता 2 ही संख्या को हमने चेक, 2 पहले से कट गया, दूसरे से। चलिए इसका स्टैंडर्ड डिवीज़न बताना है, मानक विचलन पर डे। हर चैप्टर, हर प्रैक्टिस सेट में पूछा गया। देखिए स्टैटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्टैटिक की क्लास नहीं किए हैं, जाके वीडियो पढ़ी है वो देख ले। स्टैटिक्स की 2 क्लास 3 क्लास मिलेगी आपको स्टैटिक्स की। बहुत ही आसान बताया गया उसमें। पढ़ तो लो, आप पढ़ के जो जिसके जहाँ प्रॉब्लम हो रही है जिस क्वेश्चन पे, वो पीछे आप पढ़ के उसको देखिए वीडियो, जो जिसकी वीडियो आपको अपलोड हो चुकी है वो देखकर फिर आप सवाल को देखिए। आप जितने भी पेपर किए हैं उसमें मानक विचलन, माध्यिका, बहुलक, रेंज सब पूछा जा रहा है। मानक विचलन के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, वही चीज़ यहाँ भी आएगी। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे माध्य। क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य कितना आएगा? 5 4 9 9 3 12, 12 4 16, 12 4
16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3.2 आएगा। अब देखिए यानी 3 में से आप 3.2 घटाएंगे, ठीक है, और स्क्वायर करके इसमें 2 बार आया ना 3, तो 2 बार गुणा करा देंगे। 4 में आप 3.2 घटा के स्क्वायर करेंगे और 1 से गुणा कराएंगे क्योंकि एक ही बार आया है 4। फिर देखिए 5 को 3.2 से घटाकर उसके माध्य को उसकी संख्या से घटाकर उसमें संख्या में जितनी बार आई है उतनी बार है। अब 5 भी एक ही बार आया है और 1 भी एक ही बार आया है, इन सब का स्क्वायर करके गुणा करा लेंगे। अब इसको गुणा कराएंगे, देखिए आएगा कितना 2, कितना आएगा घटाने 0.2 आएगा, 0.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.4 का डबल करेंगे तो 0.08 हो जाएगा कि नहीं। अरे भाई 0.2 का स्क्वायर करेंगे 0.04 होगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा नहीं। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी आएगी 8.8 का स्क्वायर 64.64 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 5 में से गए 1.8 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 324, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ठीक। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2.2 स्क्वायर करेंगे 484, 22 का स्क्वायर 484, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1 से गुणा कराना तो कोई मतलब ही नहीं। अब सारे को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अंडर रूट ना, सारे को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सब में 2 अंक पे डिवीजन लगा, ये 0 लगा देते हैं ना, नहीं ये तो हो ही गया, यहाँ तो नहीं है, यहाँ से जोड़ना ना, हाँ यहाँ से जोड़ना। 4 8 4 16, 4 4 8 4 12, 12 8 20, 20 के 0 कैरी हुआ कितना 2, 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 के 8 कैरी हुआ 1, 4 3 7 1 8, 8.8 के समथिंग, ठीक है। तो 8.8 के समथिंग आएगा बटे कितना आएगा 5। इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान लेते हैं, लगभग वैल्यू तो 9 मान लेना, लगभग 9 के आसपास है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3/√5, 3/√5, ऑप्शन नंबर सी। नियरेस्ट मान लिया 8.8 की वर्गमूल कितना आएगा 9 के आसपास मान लेते संख्या, 9 का वर्गमूल 3 ही तो होता है, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। मानक विचलन बराबर, हम बर्थडे बता रहे हैं, मानक विचलन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 215 देखिए। 12% की दर से साधारण ब्याज प्रत्येक 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो ब्याज की वार्षिक प्रभावी दर क्या होगी। बहुत ही इजी सवाल है। 6 महीने में ब्याज मिलेगा, जोड़ रहा है वो, तो इसको साधारण ब्याज को क्या बना रहा है वो, चक्रवृद्धि ब्याज बना रहा है। क्या बना रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बना रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज बना रहा है तो कुछ नहीं है, 6% मिलेगा भाई 6 महीने में, तो 2 बार 6% मिलेगा, जो जुड़ जाएगा तो 6 6 12 तो हो ही जाएगा, प्लस 3 6 का 6% और मिलेगा 0.3, 0.36 और मिल जाएगा, तो 12.36% मिलेगा टोटल। ऑप्शन कौन सा सही है, कुछ किया थोड़ी ना वो, अरे वही तो करता है। चक्रवृद्धि ब्याज का काम तो यही है कि पहले साल का जो मूलधन होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा, ब्याज जो होगा मूलधन में ऐड हो जाएगा, तभी तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ होता नहीं। वो कह रहा है ऐसा हमने कर दिया है कि हमने साधारण ब्याज से तो लिया, 6 महीने में पैसा लेकर उसमें जोड़ दिया, फिर उसका ब्याज देना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ब्याजों का ब्याज देना पड़ेगा। तो 6% तो 12 मिलेगा ही, 6 का बाद 6% और मिलेगा ब्याजों का ब्याज, क्योंकि जब उस मूलधन में ऐड हो जाएगा तो उसमें ब्याजों का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फटाफट बताइए 116 नंबर, 216 नंबर। जेड की वैल्यू बतानी है, दिया गया है। ऐसा ही सवाल आपने इसके पहली वाली क्लास में किया था, तो उसमें देखा था कि ये देखिए इसका कारण क्या है कि ये इसके सामने वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर ये 82 है तो ये भी 82 होगा, हो जाएगा कि नहीं। अब ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। अब ये 35 है, ये 82 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 117। अब 117 है और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 में अगर 117 घटा देंगे तो आएगा कितना 63 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, 63 डिग्री आएगा। अब यानी इसका मतलब ये 63 डिग्री है। अगर ये 63 डिग्री है तो जेड का मान भी 63 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर है। तो जेड का मान क्या होगा 63 डिग्री, 63 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया क्या? फिर से बताएं। देखिए यहाँ पे इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, ये ध्यान में रखिएगा कि देखिए ये सामने इसका रीज़न भी है। रीज़न ये है कि देखिए ये पूरा एक सरल रेखा है, देख रहे हैं ना, ये पूरा एक सरल रेखा है, देख रहे हैं ना ये। अगर ये एक सरल रेखा है तो अगर ये वाला 35 डिग्री है तो ये भी जो होगी 180 माइनस 35 हो जाएगा। अब ये अगर ये चीज़ें हैं तो वही चीज़ें यहाँ भी हो गई। अब ये फिर पूरी सरल रेखा है तो फिर ये हो जाएगा, जो आएगा वो 180 में घटाएंगे फिर 35 से तो आएगा, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। ये 82 है तो ये भी 82 हो जाएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अब 180 इसको जोड़ेंगे तो 117 आएगा। 117 180 में घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। यानी 63 डिग्री इसकी वैल्यू है ना, और इसकी वैल्यू के बराबर होगा, तो जेड की वैल्यू भी 63 डिग्री होगी। यही बात थी। क्लियर हुआ? चलिए फटाक से बताइए। एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और 1.5 दर्जन आम के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया, तो कह रहा है उसे प्रॉफिट का होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, 0.5 दर्जन ना, आधा दर्जन बचा, लाभ हुआ उसे। कितने पर? 1.5 पे। 1.5 दर्जन तो ऐसे ही लिखेंगे, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, कुछ करना ही नहीं था। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 एकड़ 5, 5 3 15, 100/3 को लिख सकते हैं 33.33%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है ना? यहाँ तक बात कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अगला फटाफट बताइए। 218 क्वेश्चन नंबर। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन की 5 क्लास आपको दी गई है, वो भी लाइव थी, ठीक है ना? वहाँ से अगर आपको फार्मूला लिखा a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, खोलना है, कुछ करना थोड़ी ना है। अगर सारी क्लासें अगर आप रेगुलर किए हो ना तो आप लोग को ये सवाल तो हलवा लगेगा, हवा में उड़ा दोगे, कुछ करना थोड़ी ना है। अब a क्यूब मतलब ये c क्यूब माइनस 27 क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस 3ab, 3 3 का 9c, a माइनस b, यही तो होगा। अब इसको इससे गुणा कराएंगे, c क्यूब माइनस 27, अब ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 9 3 27, सॉरी c 9c स्क्वायर हो जाएगा, 9c स्क्वायर। अब ये प्लस हो जाएगा 9 3 27c। ऑप्शन देखिए, 27c प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 27 प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेगा। देखिए कुछ लोग ये सवाल का ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे, गलत है, यही है, क्योंकि जब ये इसका गुणा इसमें होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? ये गलत है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी गलत है। कुछ लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं इसका, ठीक है ना? डी गलत है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 19 ग्राफ का सवाल है। ग्राफ का सवाल है, ये इसको इंडिकेट करता है, ये इसको इंडिकेट करता है, ये इसको इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करता है, इसको इंडिकेट करता है, इनको। गैर कथा साहित्य, साहित्य है, कथा साहित्य है, अन्य है, हास्य है, पत्रिकाएं हैं, तकनीकी है। सवाल में कह रहा है गैर कथा साहित्य खंड से संबंधित कोणों का केंद्रीय कोण क्या होगा? खंड से संबंधित केंद्रीय कोण क्या होगा? यानी गैर साहित्य मतलब 30% है, गैर साहित्य कितना है? 30%। 30% को आपको क्या बनाना है? डिग्री बनाना है। तो 30% है, डिग्री बनाने के लिए 100 में से ना डिग्री बनाने के लिए 360 से गुणा कर देंगे, क्या दिक्कत है? 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 0 गया, 36 3 या 108। 30 डिग्री कितने परसेंट के बराबर है? 30% कितने डिग्री के बराबर है? तो 108 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? अगला देखिए,
रीड करिए भाई, ग्राफ का 3 सवाल दिया गया है, इसमें दूसरा सवाल है, जल्दी बताइए, कमेंट करके जल्दी बताइए भाई। पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास्य की पुस्तकें 375 पुस्तकें हैं तो कह रहा है पत्रिका की कितनी पुस्तकें हैं। हास्य क्या परसेंट है? 15। पत्रिका क्या परसेंट है? 10 ना। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 15% की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 375 दिया है कि नहीं दिया है, और आपको चाहिए क्या? 10% की वैल्यू, पत्रिका चाहिए ना, 10% 375 बटा 15 गुणा 100, 15 दूना 30, 15 पचे 75, 25 गुणे 10 बराबर 250, यानी पत्रिका की पुस्तक कितनी होगी? 250 होगी। अगर हास्य की पुस्तक कितनी है? 375 है। तो क्लियर हुआ? यहाँ तक बात कंफर्म हुई? चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1221, जल्दी से बताइए। तकनीकी पुस्तकें कथा साहित्य की पुस्तकों से कितने प्रतिशत कम है? अब देखना है कि कथा साहित्य की 35% है, तकनीकी की 5% है, इससे ये कितना कम है? तो इससे वो 30 कम है, 30 ही तो कम है, 30%। किससे कम है? 35 से कम है। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 6 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 6 31, 5 7 35, 600 बटा 7%। अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, 7 से डिवाइड तो होगा नहीं, 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना? 4, 7 6 42, 7 5 50, 7 5 35, लगभग 85 के आसपास आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू 86 के आसपास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। कौन सा सही है? डी ऑप्शन। ठीक है। अरे भाई 35% दिया है कथा साहित्य, और तकनीकी है 5%। तकनीकी जो है वो कथा साहित्य से कम है, तो 35 से कितना कम है? 5, 30 कम है। किससे कम है? 35 से। 30 बटा 35% बनाने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 5 से काट दिया, 5 6 30, 5 7 35। अब इसको काटेंगे तो 600 बटा 7 आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। 7 8 7 56, 4 बचा, 7 बचे 35, अगर 5 बचा है और करना चाहो 7 7 49, यानी 85.7 के आसपास, वही तो है ऑप्शन नंबर डी से। क्या ज़रूरत है पूरा काटने की? 85 आ गया तो ख़त्म ही कर दो, क्योंकि ऑप्शन में 85 तो एक को बनाया ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 222, क्लियर हुआ? ए और बी किसी काम को 6 दिन में, ए अकेले 12 दिन में, तो बी अकेले, ख़त्म। कोई सवाल ही नहीं, कुछ बड़ा इजी सवाल है भाई, क्या दिक्कत है? जल्दी बताइए कमेंट करके। ए प्लस बी कितने दिन में? 6 दिन में। ए अकेले कितने दिन में? 12 दिन में। तो बी अकेले कितने दिन में? निकाल लेंगे, लासा ले लेंगे, 12 हो जाएगा। इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी 1, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते थे? 2 काम। ए अकेले करता था 1 काम, तो बी भी अकेले कितना करेगा? 1 काम। करना कितना है? 12। कितना दिन लगाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। ख़त्म। कितना देर लगेगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? बोले भाई। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना? ये 30 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये अब हो गया समाप्त आज की क्लास, ठीक है ना? आगे आपको अगला पेपर मिलेगा, ठीक। आज की क्लास को यहीं तक ख़त्म करेंगे। 223 का क्वेश्चन नंबर अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो शिफ्ट नंबर अगली का है, शिफ्ट फर्स्ट का 31 मार्च का पेपर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि चैनल अपने जो इसका मकसद है उसमें वो कामयाब हो, ठीक है।
और जो लोगों को क्लास इनकी छूट जा रही है, ऑनलाइन अगर क्लास नहीं आप लोग कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ही हो पाएगा उसकी क्लास, ऑफलाइन बहुत मुश्किल हो जाएगा उसकी। कि आप सोचिए कि ऑनलाइन टाइम में नहीं पहुंच पाए हैं तो हम बाद में उस वीडियो को देख पाएंगे, तो वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये वाली क्लास आपको एनटीपीसी की क्लास तो मिल जाएगी आपको, लेकिन ऑनलाइन नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि ऑनलाइन अगर आप लोग वो क्लास अगर आप लोग नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आपका जो, क्योंकि वहाँ से हम लोग प्रैक्टिस तो हल कर नहीं रहे हैं, वहाँ आपको सब्जेक्ट पार्टिकुलरली जो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन चल रहा है चैप्टर वाइज, वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, पिछले कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। आपको देखिए स्टैटिक्स पढ़ा चुका है, सांख्यिकी हमने पढ़ा दिया है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दिया है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया गया है, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया गया है। ठीक है, कई चैप्टर हो गए हैं, एज का सवाल पढ़ा दिया गया है, आय संबंधी सवाल पढ़ा दिया गया है। इतने चैप्टर हो चुके हैं, जो भाई अभी तक इसमें से सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो लोग अपना किसी भी टाइम से वीडियो आपको लगा हुआ है, आपको यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पे मिल जाएगा, वहाँ आप जाके सारे वीडियो आप देख लेंगे। तब यहाँ से आपको, क्योंकि आप वहाँ से जब पढ़ के आएंगे तो भी आपको यहाँ पता लगेगा ना कि कैसे सवाल को इम्प्लीमेंट कराना है, क्या जो हमने वहाँ सीखा था उसका हम यहाँ इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। आप लोग एक टाइम शेड्यूल सेट करिए और अपने आप को उस पर डेडिकेट करिए कि हमें इस समय यही करना है, और यही करना है तो यही करना है। ठीक है ना, आप अपना एक समय निर्धारित करिए पढ़ने का, और आपको हम बार बार बता रहे हैं सुबह 10 बजे ऑनलाइन क्लास है और शाम को भी 7 बजे क्लास है। ठीक है, इसकी ये आपको प्रीमियम मिलती है, ये पेवर लाइव नहीं रहती है। जो आपको 10 बजे मिलता है वो टोटली लाइव रहता है। ठीक है ना, ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलती है, थोड़ा सा टाइम आपको पढ़ाने में और आपके पास पहुंचने में थोड़ा इसमें वक्त लगता है, क्योंकि अभी यहाँ इतनी अच्छा नेट की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए सारी क्लासें ऑनलाइन चलाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, चलिए यहीं से आज हम लोग चलते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरी बातों को फॉलो करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।